Good morning, dear students. So today I will start my second lecture from the chapter Dissolution of Partnership Form. In this lecture we discuss some problem arise at the time of dissolution. डिसोल्यूशन जब भी फॉर्म को डिसॉल्व किया जाता है या समाप्त किया जाता है तो फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम अराइज होती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है आज हम वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, आई होप सभी ने मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया था उसे अच्छे से समझ लिया होगा. जो भी मोड्स थे डिसोल्यूशन के उसको अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और कई बार आपको बोर्ड एग्ज़ाम में वो पूछा भी जाता है. ठीक है, एंड जो आज का टॉपिक है ये भी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक. तो सो बी अटेंशन ऑन इट. सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम. तो जो मैंने आपको बताया कि जब भी किसी फॉर्म को डिसॉल्व किया जाता है तो उस टाइम बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं. उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाता है तो आज हम वो पढ़ेंगे. ठीक है, तो जैसे फर्स्ट टर्म है आपकी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट. अब डिसॉल्व हो रही है अगर कोई फॉर्म तो हम बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स होंगे, ऐसे पार्टनर्स के अकाउंट्स होंगे या ऐसे एक्सपेंसेस होंगे, ऐसे लॉसेज होंगे, उन सभी को हम सेटल करेंगे बिकॉज फॉर्म को पूरी तरीके से बंद किए जा रहे हैं अब. ठीक है, उसके बाद दूसरी क्या होगी, पेमेंट ऑफ फॉर्म्स, डेप्ट एंड प्राइवेट डेप्ट्स. अब डेप्ट तो सभी को पता ही है, डेप्ट होता है क्या है, जो भी फॉर्म की देनदारियां होती हैं उन सभी को क्या बोला जाता है, डेप्ट्स. आप 11th क्लास से पढ़ रहे हो कि फॉर्म्स की ऐसे या किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म की भी ऐसे बहुत सारे डेप्ट्स होते हैं फॉर्म से रिलेटेड, या फिर उसके प्राइवेट पार्टनर्स के प्राइवेट डेप्ट्स भी होते हैं. तो उन सभी की भी सेटलमेंट होती है जब भी किसी फॉर्म को डिसॉल्व किया जाता है. ठीक है, तो पहला टर्म, पहली कंडीशन क्या है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट. ठीक है, तो जो अकाउंट्स को सेटल किया जाता है वो कौन से सेक्शन के, पार्टनरशिप एक्ट सभी को पता होगा क्योंकि आप 11th क्लास से ही पढ़ रहे हो पार्टनरशिप बिजनेस में. तो होता क्या है, पार्टनरशिप का जो एक्ट होता है वो कौन सा होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक है, यही आपका जो एक्ट है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, सेटल किया जाता है. ठीक है, तो जब अकाउंट की सेटलमेंट की जाती है तो हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस. जितने भी लॉसेस होते हैं उन सभी का क्या करते हैं हम, ट्रीटमेंट. अब फॉर्म को ऐसे बहुत सारे लॉसेस होते हैं, ठीक है, जिनको फॉर्म को सेटल करना होता है. ठीक है, तो सेक्शन 48 के अंदर इसकी सेटलमेंट होती है. तो हम पहले चलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस पे. ठीक है, अब लॉसेस सभी को पता है कि जब भी फॉर्म डिसॉल्व होती है तो ऐसे बहुत सारे लॉसेस होते हैं जिनको हमें क्या करना होता है, सेटल करना होता है. ठीक है, तो जो ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस होता है वो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग करना होता है, सेक्शन 48 ही होता है ए. ठीक है, तो जब भी लॉसेस को सेटल किया जाता है तो जितने भी लॉसेस होते हैं फर्स्टली हमें कहाँ से पे करने पड़ते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट. अब लॉसेस सभी को पता है कौन से लॉसेस होते हैं, नुकसान जो फर्म को हो रहे हैं उन सभी को पे करना होता है. तो एक सीक्वेंस में पे करना होता है, मीन्स आप ऐसे ही किसी लॉस को पे नहीं कर सकते हो, उसे पे करने का एक सीक्वेंस होता है. उस सीक्वेंस को ही आपको जब भी फर्म को डिसॉल्व करोगे तो उस सीक्वेंस में ही आपको पे करना है. ठीक है, तो कौन से ऑर्डर में आपको पे करना है, तो फर्स्टली पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स. जब भी आप अपने लॉसेस को पे करोगे तो आप सबसे पहले अपने लॉसेस को कौन सी टर्म से पे करोगे, जो भी फर्म के प्रॉफिट है उससे आपको पे करना है. उसके बाद अगर कुछ लॉसेस बच जाते हैं तब आप कहाँ से पे करोगे, देन पेड आउट ऑफ कैपिटल. जो भी पार्टनर्स हैं उनके जो भी कैपिटल अकाउंट्स हैं उस कैपिटल में से उस लॉस को पूरा किया जाएगा. उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो अब कहने का ये है ना कि 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये का खर्चा है. तो फर्म को जितना भी प्रॉफिट हुआ है, जैसे मान लो 2,000 का प्रॉफिट हुआ तो उस 10,000 में से 2,000 पहले प्रॉफिट से निकालेंगे. उसके बाद अभी 8,000 पार्टनर्स के कैपिटल हैं, जो भी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी उससे भी निकालेंगे. और अगर उससे भी पूरा नहीं होता है तो हम लास्टली कहाँ से उस लॉस को निकालेंगे, लास्टली बाय पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब पहले प्रॉफिट से, देन कैपिटल से, उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो पार्टनर्स
का जिस भी रेशो में वो अपने आपस में प्रॉफिट बांट रहे हैं, उस प्रॉफिट में से उनके रेशो के अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस किया जाएगा। तो इस ऑर्डर को या इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है जब भी आप सेटलमेंट ऑफ अकाउंट करोगे या ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस करोगे या फिर लॉसेस को पे करोगे, तो इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट से पे किया जाएगा, उसके बाद अगर कुछ लॉसेस बच जाते हैं तो कैपिटल से पे करोगे, लास्टली आपको कहाँ से पे करना है, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, जो भी पार्टनर जिस भी रेशो में अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं उस रेशो में लॉसेस को बांटा जाएगा। ठीक है, अब है हमारा एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। एप्लीकेशन का मीनिंग होता है प्रयोग करना। क्या मीनिंग होता है उसका, प्रयोग करना। तो ये जो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग है, सेक्शन 48B सेटलमेंट ऑफ अकाउंट या ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस हम करते हैं सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग ए है, लेकिन जो एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स है वो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग है, 48B। ठीक है, अब जैसे कि मान लो एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, फॉर्म में ऐसी बहुत सारी एसेट्स होती हैं। ठीक है, फॉर्म में ऐसी बहुत सारी एसेट्स होती हैं जिनको डिसोल्यूशन के टाइम में सेल किया जाता है। सभी को पता है सेल करने से ही जो पैसा आ रहा है। तो जो भी एसेट को सेल करने के बाद जो भी पैसा आता है, अब यहाँ पे ये बोल सकते हो आप आफ्टर सेल ऑफ एसेट। ठीक है, जो भी अमाउंट रिसीव होती है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उसका प्रयोग कैसे करना है, तो हम यहाँ पे उस सीक्वेंस को बता रहे हैं कि एसेट को सेल करने के बाद जो भी पैसा आएगा उसे कैसे कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उसको प्रयोग करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी एसेट से पैसा आएगा सबसे पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस जो होते हैं फर्म के, पार्टनरशिप फर्म के, उसको पे करना है। सीक्वेंस मीन्स सबसे पहले आपको क्या पे करना है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, एक्सपेंसेस आउट ऑफ अमाउंट विच इज गेन फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। जो हमें एसेट को सेल करने के बाद पैसा मिला है उससे सबसे पहले आप क्या पे करोगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट लॉसेस का मीनिंग ये था कि जितने भी नुकसान होते हैं ना फर्म को, उसको आपको कैसे पे करना है, प्रॉफिट से पे करोगे। प्रॉफिट के बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है उससे, और उसके बाद भी अगर कुछ लॉस बच जाता है तो पार्टनर जो भी जिस भी रेशो में प्रॉफिट को बांट रहे हैं उस रेशो से उनको जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यहाँ प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनर्स थे कुछ, हम अभी तक इतने दिन से पढ़ रहे हैं कि सभी पार्टनरशिप में कुछ रेशो के अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। तो जो भी रेशो है उस रेशो में बचे हुए नुकसान को वो आपस में बांटेंगे। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स पे। तो एसेट को सेल करने के बाद जो भी पैसा आएगा सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस को पे करोगे। उसके बाद आउटसाइड लाइबिलिटीज़। अब आउटसाइड लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, फर्म है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बैंक वालों से लोन ले लेते हैं कई बार फर्म वाले, तो वो कौन सी लाइबिलिटीज़ होती हैं, आउटसाइड। और सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का मीनिंग है कि सिक्योरिटी के थ्रू आ गया है या अनसिक्योर्ड है, तो वो वाली टर्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो आउटसाइड लाइबिलिटीज जो थर्ड पार्टी को आपको पेमेंट करनी है उसकी पेमेंट की जाएगी एसेट वाले पैसे से। ठीक है, देन थर्ड है आउटसाइड लाइबिलिटीज, ऐसे बाहर वालों को ही पे करनी है, लेकिन कौन से लोन की करनी है, कौन से जो अनसिक्योर्ड है। ठीक है, उसके बाद कई बार क्या होते हैं ABC, जैसे हम मान के चलते हैं ABC 3 पार्टनर थे। ठीक है, तो कई बार तीनों पार्टनर में से भी कोई लोन दे देता है, तो यहाँ पे उस लोन की बात हो रही है। और यहाँ पे जो थर्ड पार्टी के लोन आपको गिवन होंगे, जैसे यहाँ तो ABC पार्टनर ने ही लोन दिया था, लेकिन आउटसाइड लाइबिलिटीज में बैंक लोन भी हो सकता है या किसी पार्टनर की वाइफ ने लोन दिया हुआ, उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले रियलाइजेशन, फिर आउटसाइड लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी को जो पे करना है, फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज विच इज अनसिक्योर्ड। ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू पे पार्टनर्स लोन आउट ऑफ दिस अमाउंट। और लास्ट में अगर कुछ बच भी जाता है तो पार्टनर्स के कैपिटल भी इसी से पे की जाएगी। ठीक है, उसके बाद सारी पेमेंट हो गई है। उसके बाद इफ द रेसिड्यू इफ एनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो
हम ये सारा पैसा यहाँ कवर हो गया है, लेकिन ये सारा पैसा जो है हमने रियलाइजेशन भी एक्सपेंसेस पूरे कर दिए और साइड लाइबिलिटीज़ को पूरी कर दी पार्टनर, उसके बाद भी कुछ बच जाता है पैसा या फिर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको अभी पे करना बाकी है, तो वो चीज़ आपको, ये तो हमने सिर्फ इसको यूटिलाइज किया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ बच जाता है, तो जो भी पार्टनर जिस भी रेशो में अपने प्रॉफिट को बांट रहे हैं तो उस रेशो में उसका राइट ऑफ करोगे आप। ठीक है, किसको? तो एप्लीकेशन ऑफ एसेट का मीनिंग ये है कि इस पैसे से आप रियलाइजेशन एक्सपेंस करोगे पे, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ पे करोगे सिक्योर्ड वाली, और फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज़ करोगे अनसिक्योर्ड वाली, फिर पार्टनर का कोई लोन है उसे पे करोगे। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल है उसे पे किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद भी कुछ पैसा अगर बच जाता है तो जो भी पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जिस चीज़ में डिवाइड करते हैं उस रेशो में उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, ऑल पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2017। सभी पार्टनर ने फर्म को डिसॉल्व में समाप्त करने का निश्चय किया है। कौन सी डेट पे? 31 मार्च 2017 को। ठीक है, वाई अ पार्टनर डिमांड्स दैट हिज लोन ऑफ ₹80,000 शुड बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ मिसिस एक्स लोन ऑफ ₹20,000। ऑल पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया है कि फर्म को डिसॉल्व करना है 31 मार्च 2017 को, और वाई क्या डिमांड कर रहा है कि उसने जो 80,000 रुपये का लोन दिया है उसकी पेमेंट सबसे पहले होनी चाहिए बिफोर पेमेंट ऑफ मिसिस एक्स लोन। मिसिस एक्स लोन मीन्स जो भी अब 3 पार्टनर हैं आपके पास यहाँ पे, उसके मिसिस एक्स लोन के जो 20,000 का उससे पहले उसकी पेमेंट होनी चाहिए। लेकिन बट एक्स अनदर, लेकिन जो दूसरा पार्टनर है, कौन है? एक्स पार्टनर डिमांड्स दैट मिसिस एक्स लोन शुड बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ वाई लोन। हु इज करेक्ट? हमें क्या बताना है? तो यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं कि आपको किस सीक्वेंस में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, वाई है जो, वो क्या है? पार्टनर है। ठीक है, उसने लोन दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर है ना हमारे पास यहाँ पे। तो वाई ने लोन दिया हुआ है, लेकिन जो एक्स पार्टनर है इसकी वाइफ ने भी लोन दिया हुआ है, इसकी वाइफ ने भी फर्म को लोन दिया हुआ है। लेकिन वाई क्या बोल रहा है कि इसके लोन की पेमेंट इसकी वाइफ से पहले होनी चाहिए, लेकिन एक्स क्या कह रहा है? नहीं, मेरी वाइफ की पहले होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48, किससे पहले पे करेंगे हम? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो है ही नहीं है इसमें, आउटसाइड लाइबिलिटी है। अब पहले तो आउटसाइड लाइबिलिटी किसकी है? पार्टनर्स लोन तो सबसे बाद में आ रहा है, लेकिन मिसिस एक्स का लोन, जो मिसिस एक्स लोन है, मैं ये बता दूं आपको, जो मिसिस एक्स का लोन है, ठीक है, इसको क्या माना जाता है? क्योंकि ये एक्चुअल में पार्टनर नहीं है इसकी वाइफ, पार्टनर तो एक्स है, लेकिन इसकी वाइफ ने लोन दिया हुआ है, तो इसको हम क्या मान के चलते हैं? थर्ड पार्टी, या क्या मान के चलेंगे? आउटसाइडर। तो पहले आउटसाइडर को पे करोगे या पार्टनर के लोन को पे करोगे? तो सीक्वेंस पे चलते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने हैं, देन आउटसाइड लाइबिलिटीज, और लास्ट में है सीक्वेंस में पार्टनर्स लोन। तो हम किसको पे करेंगे? पहले आउटसाइड लाइबिलिटी को पे करेंगे, और आउटसाइड लाइबिलिटी किसकी है? मिसिस एक्स लोन को। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है करेक्ट कौन है? कौन करेक्ट है? एक्स करेक्ट है, क्योंकि वो क्या चाह रहा है? मिसिस एक्स के लोन को पहले पे किया जाएगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 48। ठीक है, वाई के पार्टनर को, तो यहाँ पे करेक्ट कौन है? एक्स इज करेक्ट। क्लियर है सबको? बिकॉज मिसिस एक्स का जो लोन है वो थर्ड पार्टी आउटसाइडर से रिलेटेड है, तो हम पहले आउटसाइडर्स के लोन को ही पे करते हैं, बाद में पार्टनर अगर होता है उसके लोन को पे किया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट कौन है? वाई नहीं है करेक्ट, यहाँ पे कौन करेक्ट है? एक्स। क्लियर एवरीवन? तो ये था आपका एक क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन 49 पे।
हम सेक्शन 48 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे आपको लॉसेस को एडजस्ट करना है, कैसे हमें उन लॉसेस को जो भी एसेट से पैसा आएगा उससे कैसे एडजस्ट करना है। अब सेक्शन 49 पे चलते हैं, पेमेंट ऑफ फॉर्म्स डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट्स। सेक्शन 48 किसको शो कर रहा है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस एंड आपको मल्टीपल चॉइस में भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है ये कि सेक्शन 48 के अंदर किस टाइप की ट्रीटमेंट होती है, तो किस टाइप की होती है, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ एसेट। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन 49 पे, दैट इज पेमेंट ऑफ फॉर्म्स डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट्स। सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म के डेब्ट और प्राइवेट डेब्ट को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे पेमेंट करनी है, फॉर्म के डेब्ट की कैसे पेमेंट करनी है, तो वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि सभी बच्चों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फॉर्म डेब्ट होते क्या हैं, प्राइवेट डेब्ट्स होते क्या है। वैसे तो सभी बच्चों को बहुत पहले से ही पता होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर्म डेब्ट होते क्या, डेब्ट ऑन बाय फॉर्म टू आउटसाइडर, ऐसी देनदारियां जो फॉर्म को बाहर वालों को पे करनी होती है वो कौन सी कहलाती हैं, फॉर्म्स डेब्ट। डेब्ट ऑन बाय फॉर्म टू आउटसाइडर, ऐसी देनदारियां जो फॉर्म को पे करनी है बाहर वालों को। ठीक है, यहाँ पे जो डेब्ट है वो फॉर्म से रिलेटेड है, फॉर्म को पे करनी है। ठीक है, लेकिन अगर प्राइवेट डेब्ट की बात आ रही है तो प्राइवेट डेब्ट ऑन बाय पार्टनर इन पर्सनल कैपेसिटी। जो प्राइवेट डेब्ट हैं वो पार्टनर के जो खुद के डेब्ट होते हैं उससे उसकी बात हो रही है। तो प्राइवेट डेब्ट ऑन बाय पार्टनर इन पर्सनल कैपेसिटी। अब जैसे मान लो कोई बंदा है राम, ठीक है, उसने बैंक से लोन लिया हो, जैसे ABC, हम एक एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। ABC 3 पार्टनर हैं पार्टनरशिप फॉर्म के। ठीक है, 3 पार्टनर हैं पार्टनरशिप फॉर्म के। यहाँ पे ले लेती हूँ मैं एग्जांपल, A + B + C, 3 पार्टनर हैं। ठीक है, और ये फॉर्म है। तो अगर इस फॉर्म ने बैंक लोन लिया है, ठीक है, तो ये किसकी, ये कौन सा डेब्ट होगा, फॉर्म डेब्ट, क्योंकि यहाँ पे तीनों एक फॉर्म चला रहे हैं, फॉर्म की तरफ से ही बैंक से लोन लिया गया है, तो किस टाइप का डेब्ट हो जाएगा, ये फॉर्म डेब्ट। ठीक है, लेकिन उसमें से अगर C पार्टनर है, जो एक अकेला पार्टनर है, ठीक है, इस पार्टनर ने कुछ पैसा लिया है, किससे, इस C पार्टनर ने, एक बंदा है राम, इससे कुछ पैसा लिया है। ठीक है, C पार्टनर राम, ही टेक्स लोन फ्रॉम हिम। अब C पार्टनर है जो, ये तो थी फॉर्म ने बैंक लोन लिया तो फॉर्म डेब्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि पूरी फॉर्म ने लिया होगा। लेकिन अगर कोई अकेला पार्टनर किसी तीसरे पार्टनर से बाहर में अपने पर्सनल यूज के लिए, से राम है, राम से इसने कुछ पैसा लिया हुआ है, तो ये कौन सा डेब्ट हुआ, प्राइवेट डेब्ट। समझ में आया सभी को, फॉर्म लेती है तो फॉर्म डेब्ट, लेकिन अगर कोई पर्सन, कोई पार्टनर अपने निजी उपयोग के लिए किसी से कुछ पैसा लेता है तो वो कौन सा डेब्ट होगा, प्राइवेट डेब्ट। प्राइवेट डेब्ट ऑन बाय पार्टनर इन पर्सनल कैपेसिटी, अपने खुद के लिए, अपनी खुद की जिम्मेदारी पर किसी तीसरे पर्सन से लेता है तो वो कौन सा डेब्ट होता है, प्राइवेट डेब्ट। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ फॉर्म्स प्रॉपर्टी, जो भी फॉर्म की प्रॉपर्टी होती है उसे कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, उसे कैसे प्रयोग किया जाएगा। फॉर्म की प्रॉपर्टी मीन्स फॉर्म की एसेट्स, या फिर उसकी कितना उसके पास पैसा है, उसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है जब किसी भी फॉर्म को डिसॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्टली फॉर्म प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट टूवर्ड पेमेंट ऑफ फॉर्म्स डेब्ट। अब फॉर्म की प्रॉपर्टी है तो पहले किसी फॉर्म प्रॉपर्टी से आप किसको पे करोगे, फॉर्म की डेब्ट्स को ही पे करोगे, किसी पार्टनर के निजी इंस्टॉलमेंट को तो आप पे नहीं करोगे। तो सभी को पता है कि अगर फॉर्म का पैसा है तो हम फॉर्म की ही लाइबिलिटीज को पे करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्टली फॉर्म की प्रॉपर्टी किसके लिए यूज की जाएगी, फॉर्म की डेब्ट के लिए। उसके बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है फॉर्म का, फॉर्म की प्रॉपर्टी से कुछ पैसा बच जाता है आफ्टर डेट एंड देन द सरप्लस इफ एनी। सरप्लस का मीनिंग, फॉर्म की प्रॉपर्टी से पैसा कर दिया, पेमेंट कर दी फॉर्म के डेब्ट की, अब कुछ पैसा अगर बच गया है तो अगर कोई पार्टनर है उसका प्राइवेट डेब्ट है तो उसको पे किया जा सकता है। ठीक है, फॉर्म की डेब्ट पे करने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो अगर किसी पार्टनर की प्राइवेट डेब्ट्स हैं
तो उसे पे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो पहले थी यूटिलाइजेशन ऑफ फॉर्म की प्रॉपर्टी को आप कैसे यूटिलाइज करोगे। पहले फॉर्म की प्रॉपर्टी को, फॉर्म के डेब्ट को पे किया जाएगा और उसके बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है तो किसको के लिए पे करना है, वो जो भी पार्टनर है उसके प्राइवेट डेब्ट को पे करने के लिए। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ पार्टनर्स प्रॉपर्टी। अब यूटिलाइजेशन का मीनिंग होता है सभी को प्रयोग करना। अब पार्टनर की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको कैसे यूटिलाइज करना है। अगर हम फॉर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं एज ए फॉर्म में या पार्टनर के लिए, तो हम पार्टनर की प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो फॉर्म का हिस्सा है। ठीक है, तो फर्स्टली प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टनर इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड द पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेब्ट्स। अब अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो सबसे पहले वो किसको पे करेगा, पार्टनर की प्रॉपर्टी है, वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने प्राइवेट डेब्ट्स को पे करने के लिए यूज़ करेगा। ठीक है, जैसे फॉर्म की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं फॉर्म के लिए, देन प्राइवेट डेब्ट्स के लिए। उसी तरह जो पार्टनर की प्रॉपर्टी होती है उसे हम यूज़ करते हैं प्राइवेट डेब्ट्स को पे करने के लिए। उसके बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है तो प्राइवेट डेब्ट्स को पूरा किया जाता है, उससे पे किया जाता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 49 में हम क्या बात कर रहे थे, हम किस चीज़ पे डिस्कस कर रहे थे, पेमेंट ऑफ फॉर्म्स डेब्ट, पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेब्ट्स। तो फॉर्म के जब भी डेब्ट्स होंगे तो फॉर्म की प्रॉपर्टी से उसे पे किया जाएगा और उसके बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है तो प्राइवेट डेब्ट्स को पे करना है। ठीक है, उसी तरह प्राइवेट डेब्ट्स हैं जो पार्टनर की प्रॉपर्टी है अगर, ठीक है, अगर पार्टनर की प्रॉपर्टी से प्राइवेट डेब्ट्स पे किए जाएंगे और आफ्टर दैट यू हैव टू पे फॉर्म्स डेब्ट। क्लियर। तो ये थे आपके दो सेक्शन 48 एंड सेक्शन 49 की डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में। सेक्शन 48 और सेक्शन 49 किस टाइप से आपको जितने भी देनदारियां हैं, जितने भी रूल्स और रेगुलेशन हैं, उनको कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आज एक्सप्लेन किया, बिकॉज दिस इज़ द मेन कंसेप्ट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपको बोर्ड एग्जाम में कि सेक्शन 48 के अंदर क्या एडजस्टमेंट्स है, 1 और 2 मार्क्स में भी ये सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग क्या एडजस्टमेंट है वो बताइए। ठीक है, तो ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है कि इसमें क्या टर्म्स हैं और क्या क्या टर्म्स दी गई हुई हैं जिनको आपको एडजस्ट करना होता है। ठीक है, नाउ आई एम एंडिंग दिस क्लास राइट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस।